So yes, Malik, all set, all ready, and welcome to the revisionary session of CA Intermediate Corporate Law का। आज हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 10 जो कि ऑडिट एंड ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बात करता है। मालिक सेक्शन नंबर 139 से लगा के सेक्शन नंबर 148 तक का डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8 to 12 मार्क्स तक का वेटेज रखता है ये पूरा की पूरा चैप्टर। और सबसे लास्ट चैप्टर है एंड लास्ट सेक्शन यहां पर जो होता है इट इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट, दैट इज योर सेक्शन नंबर 148। तो मालिक हम लोग यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन नंबर 139 से जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 139 में जिस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया उस ऑडिटर को रिमूव करने के जो प्रोविजन है वो प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन नंबर 140 में। सेक्शन नंबर 141 जो है वो तीन बातें एक साथ करता है, दैट इज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप लोगों को याद होगा मित्रों सेक्शन नंबर 142 जो है वो बात करता है कि जिस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया यदि अच्छा नहीं निकला तो उसको हकल दिया, मतलब रिमूव कर दिया 140 में। 141 में उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन को चेक करते हैं। अब जब ये सब चीजें फिट होने के बाद बात आती है मालिक उसके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करने की, तो सेक्शन नंबर 142 जो होता है वो बात करता है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास में सेक्शन नंबर 143 आता है जो कि ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द ऑडिटर के बारे में बात करता है कि एक कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या पावर्स है, इन सबसे रिलेटेड सेक्शन नंबर 143 हमारे पास होता है जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है, डिटेल्ड सेक्शन है जिसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे वो सब हम लोग यहां पर ध्यान से इस रिविजनरी वीडियो में कवर करेंगे। यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 144 जिसको मैं बोलता हूं कि धारा 144 लग गई है, मतलब बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, एक पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो 9 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इससे रिलेटेड है मेरा वहां पर सेक्शन नंबर 144। उसके बाद यदि मैं बात करूं सेक्शन नंबर 145 तो 145 में मालिक ऑडिटर का ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि जो भी उसने ऑडिट किया है मालिक उस ऑडिट रिपोर्ट पे उसको क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 146 जो है वो बोलता है मालिक कि ऑडिटर का राइट है कि यदि ऑडिटर को कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करना है तो वहां पर मीटिंग अटेंड कर सकता है, इवन दो ऑडिटर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी उस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड कर सकता है। एंड सेक्शन नंबर 147 तिहाड़ के लाइव दर्शन करवाने वाला सेक्शन है जो ना तो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट को छोड़ता है, जो ना तो कंपनी को पेनल्टी लगाने से छोड़ता है, जो ना तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बचाता है, जो ना ही एक कंपनी सेक्रेटरी को बचाता है और ना ही एक कॉस्ट अकाउंटेंट को बचाता है। सबकी जान लेने वाला सेक्शन, सबको तिहाड़ के लाइव दर्शन करवाने वाला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 147। एक छोटा भाई है हमारे सेक्शन नंबर 447 का जहां पर पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड मिलती है। एंड लास्ट सेक्शन इट इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट, यहां पर कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड जो है वो बहुत बेहतरीन डिस्कशन होते हैं सेक्शन नंबर 148 में। तो चलिए मालिक डायरेक्टली चलते हैं हम लोग हमारी मेन स्क्रीन पर, और मेन स्क्रीन पर चलते हैं देखते हैं क्या क्या आज के इस लेक्चर में एकदम अतरंगी तरीके से हम लोग यहां पर रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों ये है इस पूरे के पूरे चैप्टर का एक थोड़ा सा बेसिक लेआउटिंग, और ये बेसिक लेआउटिंग ऐसे आप लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आपने यहां पर काफी सारी चीजें जो है वो क्लास में भी डिस्कस करी थी और हम लोगों ने मिलकर यहां पर इस चैप्टर में एक अलग ही लेवल से, अलग ही अंदाज से हम लोगों ने एक एक प्रोविजन के लिए समा बांधा था। तो देखिए दोस्तों सेक्शन नंबर 139 से लेके 140, 141, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 पे आके कॉस्ट ऑडिट पे आके खत्म हो जाता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करेंगे हम लोग और देखते हैं कि आज इस रिविजनरी वीडियो में क्या होने वाला है। ऑलरेडी मैं आपको काफी बार इंस्ट्रक्ट कर चुका हूं कि आपको मेरे वीडियो कभी भी नेवर एवर 1.5 की स्पीड पर नहीं देखना है दोस्तों, ठीक है मालिक। ऑलरेडी मैं 1.5 की स्पीड पे चलता हूं, सो आपको 1.5 की स्पीड पे देखने की जरूरत नहीं है। चलो मालिक, सबसे पहला सेक्शन दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में हम लोगों ने यहां पर बोला है कि दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है मालिक आपकी गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। यदि हम लोग नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो यहां पर दो टाइप के ऑडिटर होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑडिटर और एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी में भी एक होता है फर्स्ट ऑडिटर और एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर।
हम लोग पहले सब्सिक्वेंट ऑडिटर से भी पहले फर्स्ट ऑडिटर के बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी में क्या क्या प्रोविजन होते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें फर्स्ट ऑडिटर, हु विल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, और यदि ये फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाया तो वो इन्फॉर्म करेगा शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर यहां पर कंडक्ट करेंगे ईजीएम, और ईजीएम में 90 डेज के अंदर अंदर यहां पर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये जो ऑडिटर होगा इस ऑडिटर का टेन्योर होगा मालिक टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। मेरे साथ साथ प्रोविजन बोलते हुए चलना, रिवाइज करते हुए चलना भाई, जोर जोर से बोलते हुए चलना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर उसके बाद बात आती है सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। तो मालिक सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, एजीएम में अपॉइंट करेंगे। एजीएम कहां पे होती है? अंडर सेक्शन 96 जो हमारे चैप्टर नंबर 7 में आती है, उसके अकॉर्डिंग एजीएम होगी। कितने टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो मालिक इंडिविजुअल है तो 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स होगा, और यदि कोई फर्म है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, दैट इज 10 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा। एंड यदि लॉ की लैंग्वेज में हम लोग यहां पर बात करें तो टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। और यदि फर्म है, मतलब यहां पर बहुत सारे लोग ऑडिट फर्म को ना फर्म बोलते हैं, फर्म। तो मालिक यदि ऑडिट फर्म है तो ऑडिट फर्म के केस में यहां पर टिल द कंक्लूजन ऑफ 11th एजीएम तक मैक्सिमम वो अपनी पोस्ट को होल्ड करके रख सकता है। फिर उसके बाद सवाल उठता है कि मालिक इनका रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करेगा? तो मेरे लिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है इसका आंसर करना। बड़े ही सिंपल लहजे में मैं इसका आंसर करता हूं कि मालिक जो अथॉरिटी इसको अपॉइंट करेगी वही अथॉरिटी उसका रेम्युनरेशन डिसाइड करेगी। जो अथॉरिटी इसको अपॉइंट करेगी वही अथॉरिटी उसका रेम्युनरेशन डिसाइड करेगी। यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिसाइड द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। और यदि कंपनी के शेयर होल्डर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो कंपनी का शेयर होल्डर विल डिसाइड द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर। उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट सरकारी कंपनी के ऑडिटर की। सरकारी कंपनी का जो ऑडिटर है उसमें भी 2 टाइप के नमूने होते हैं, 2 टाइप का ऑडिटर होता है। एक होता है दोस्तों फर्स्ट ऑडिटर, और एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। यहां पर इन्होंने बोला है हु विल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करेगा सीएनएजी विद इन 60 डेज। यहां 30 डेज नहीं है, ध्यान रखना, within 60 days from the date of incorporation of company. If CNAG is not able to appoint, then in this case board of director will appoint first auditor within 30 days after the expiry of 60 days. यदि मान लीजिए ये भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो मालिक नेक्स्ट 60 डेज में शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, ईजीएम कंडक्ट करेंगे, और जो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है वो फर्स्ट ऑडिटर अपनी पोस्ट होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में सीएनएजी विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 180 डेज के अंदर अंदर यहां पर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। ये जो टर्म होगा ऑडिटर का, ये ऑडिटर का टर्म एवरी ईयर, हर साल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अपॉइंट कर दिया। चूंकि सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी में एवरी ईयर ऑडिटर, एक नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। नया ऑडिटर इन द सेंस नए तरीके से ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। भले एक ऑडिटर कई सालों तक लगातार ऑडिट कर सकता है। ये टोटली पावर इज विथ C&AG। यहां पर इन्होंने बोला है देयर इज नो लिमिट लाइक ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। वाह जी वाह। रेम्युनरेशन, जनरली रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करेगा? यहां पर C&AG भी डिसाइड करेगा। C&AG ही डिसाइड करेगा, C&AG भी नहीं, C&AG ही डिसाइड करेगा। हम लोग यहां पर बात करते हैं मालिक कि रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। एंड आपको पता है रेजिग्नेशन जो है ना वो 2 तरीके से हो सकता है। मतलब कैजुअल वैकेंसी जो है ना वो 2 तरीके से अराइज हो सकती है। या तो एक अराइज हो सकती है बाय रेजिग्नेशन, और एक अराइज होगी मालिक आपकी अदर देन रेजिग्नेशन। यदि रेजिग्नेशन कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो रही है ना तो इट इज अ सीरियस मैटर यार। यहां पर देखना पड़ेगा कि कोई भी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले ही रिजाइन करके कंपनी को चला गया है, मतलब जरूर कंपनी में कुछ ना कुछ सीरियस इश्यू है, जरूर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कुछ इश्यू होगा। इसीलिए उस ऑडिटर ने अपना टेन्योर, अपना टर्म कंप्लीट होने से पहले ही अपनी पोस्ट को क्या कर दिया है, यहां पर वेकेट कर दिया है। तो मालिक देखिए ना यहां पर मिस्टर राजू, एक एग्जांपल लिया है मैंने आपके सामने, केस 1। मिस्टर राजू एक ऑडिटर है जो 5 सालों के लिए अपॉइंट हुआ था। 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ही वो छोड़कर चला गया। तो ये हुआ मालिक कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है ड्यू टू रेजिग्नेशन। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मिस्टर राजू जो है या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, या मिस्टर राजू की डेथ हो गई, या हमारा मिस्टर राजू जो है ना
वो इंसेन हो गया, लुनेटिक हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, धूर्त मूर्ख पागल बावला हो गया, या मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस कर देता है, तो इन दोनों ही केसेस में जो वैकेंसी अराइज होती है उस वैकेंसी को हम लोग यहां पर कौन सी वैकेंसी बोलते हैं मालिक? कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसी को यदि अदर देन रेजिग्नेशन है तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फाइल करेगा, लेकिन विद रेजिग्नेशन है तो पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगा एंड शेयर होल्डर के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही वो नए ऑडिटर को यहां पर अपॉइंट करेगा। फिर मालिक मैं आपको ना यहां पर कुछ बताता हूं कि हमारा जो अपॉइंटमेंट एंड मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला जो पहला सेक्शन है, यहां पर सबसे पहले यह भी माना जाता है कि जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, इट मींस व्हाट कि जिन कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 177 एप्लीकेबल होता है, वहां पर ऑडिटर की रिकमेंडेशन जनरली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिट कमिटी के द्वारा दी जाती है, और यदि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस ऑडिट कमिटी की रिकमेंडेशन को मान लेता है तो फिर वही ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। लेकिन यदि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमिटी के द्वारा दी गई रिकमेंडेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो मालिक उस केस में वो रीजन बताएगा और एक नए ऑडिटर के नेम को रेकमेंड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं पर एप्लीकेबल होता है जहां पर ऑडिट कमिटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, और यदि जिस कंपनी पे ऑडिट कमिटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते मालिक, वहां पर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा या ऑडिटर के नेम का प्रपोजल देगा। तो यहां पर हम लोगों को यह सीखने मिला है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मालिक, नेक्स्ट वन इज इट इज अबाउट नफरा रूल। यहां पर कुछ नफरा वफरा के रूल है, उन नफरा रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ द ऑडिटर के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यदि नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है और इंडिविजुअल ऑडिटर है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है उस ऑडिटर की, तो उस इंडिविजुअल ऑडिटर का वन टर्म ऑफ 5 इयर्स होगा। और यदि हम लोग दूसरे की बात करें कि यार मालिक यदि फॉर्म है तो उसका 2 टर्म्स मतलब 5 इयर्स का 2 टर्म होगा, दैट इज 10 इयर्स के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा। फिर उसके बाद में एक टेबल बनती है, और ये टेबल आपको पता है मालिक कि यहां पर ना आपको एक तरीके से एक पीरियड दिया गया था। जब ऐसा बोलते हैं कि पुराने वाला छोड़ के चला जाता है, जब पुरानी वाली प्रोविजन छोड़ के चली जाती है तो नई वाली के पास आने के बावजूद भी हमको पुरानी वाली की यादों को भुलाने में टाइम लगता है। मतलब ट्रांजिशनल प्रोविजन बोला था कि भले ही नया कंपनीज एक्ट 2013 आ भी गया है मालिक, लेकिन फिर भी आपको पुराने कंपनीज एक्ट से नए कंपनीज एक्ट में आने में और इस पर्टिकुलर सेक्शन के कंप्लायंस करने में हम लोग आपको यहां पर ना 3 इयर्स का ट्रांजिशनल पीरियड देंगे। और वो 3 इयर्स के ट्रांजिशनल पीरियड को ही ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी टेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल कैसी होगी और इन केस ऑफ यदि ऑडिटर वहां पर फॉर्म है तो कैसा होगा, इससे रिलेटेड डिस्कशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑडिटर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने जो हमारा हैंड रिटन नोट्स थे वहीं से डिस्कस कर लिया है, सो यू नीड नॉट टू वरी। और फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी यदि अदर देन रेजिग्नेशन है तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिलअप कर देगा विद इन 30 डेज, और यदि रेजिग्नेशन के थ्रू हुई है तो मालिक वहां पर कंपनी के शेयर होल्डर से एक बार रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में यहां पर गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन थे, और यदि गवर्नमेंट कंपनी में यदि कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है तो वहां पर C&AG जो है वो उस कैजुअल वैकेंसी को यहां पर फिलअप करेगा। तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर मालिक, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर कब हो सकता है? यदि उस एजीएम में वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है और वहां पर उसने अपनी राइटिंग में अनविलिंगनेस शो नहीं करी है, और मालिक यहां पर कोई ऐसा उसको हटाने वटाने का स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो यहां पर वो वापस से दोबारा से क्या हो सकता है? रीअपॉइंट हो सकता है। ठीक है, ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशंस, और यहां पर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 11 जो है वो यदि बोलता है कि कोई ऐसी कंपनी जिसके ऊपर सेक्शन नंबर 177 के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? ऑडिट कमिटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे, एंड मालिक वहां पर नफरा रूल्स के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बिफोर द 30th अप्रैल एवरी ईयर इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां पर नफरा से रिलेटेड कुछ तो भी इक्के दुक्के तिक्के रूल्स आए हुए थे, और इसी के साथ साथ हमारा जो सेक्शन नंबर 139 जो है वो खत्म हो जाता था। उसके बाद एक बेहतरीन सा सेक्शन आता था, दैट इज सेक्शन नंबर 140, और सेक्शन नंबर 140 जो है वो रिमूवल ऑफ ऑडिटर की बात करता था। और रिमूवल ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या हुआ कि मालिक यदि मान लीजिए आप किसी ऑडिटर को हटा रहे हो, और यदि किसी ऑडिटर को उसके टाइम लिमिट से पहले हटाना है तो आप उसको बिना स्पेशल नोटिस दिए नहीं हटा सकते हो। यदि आपको किसी ऑडिटर को उसकी पोस्ट से रिमूव करना है तो वहां पर आपको मालिक स्पेशल नोटिस तो देना ही पड़ेगा।
विदाउट गिविंग स्पेशल नोटिस, विदाउट गिविंग स्पेशल नोटिस आप उसको उसके एक्सपायरी का टर्म कंप्लीट होने से पहले नहीं हटा सकते हो। यस मालिक, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा रेड कलर से लिखा हुआ है, आपको देखने में बहुत हार्ड जाएगा, बट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड प्रोविजन इज रिमेन सेम, बट यहां पे आपको थोड़े से एफर्ट डाल के इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि मालिक यहां पर ना रेड कलर की इंक से लिखा हुआ है। यहां पर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी, और यहां पे इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले बीएम में बीआर होगा, जीएम में एसआर होगा, स्पेशल नोटिस दिया जाएगा टू सीजी इन एडीटी 2। और यदि मान लीजिए स्पेशल नोटिस आपने दिया है तो मालिक बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिजोल्यूशन विद इन 30 डेज आपको पास करना पड़ेगा, और जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन 60 डेज के अंदर अंदर पास करके इन्फॉर्म टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि मालिक रिमूव कंसेंट रिसीव, उस ऑडिटर को रिमूव करने की जो कंसेंट है वो कंसेंट मिल गई है, और इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहां पर ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। सो दिस इज माय सेक्शन नंबर 140। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज, इधर से भी देख लेते हैं हम लोग, ये सेक्शन नंबर 140 में पूरी की पूरी यही बात लिखी हुई है। ये देखो यहां पर ये था हमारा 30 डेज, ये था हमारा एडीटी 2, और वो शेयर होल्डर की अप्रूवल का 60 डेज वाला प्रोविजन भी आ जाएगा। सो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल मालिक। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि सबसेक्शन नंबर 4 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो मालिक यहां पर उसके अपॉइंटमेंट का प्रोविजन भी सेम एज इट इज ही रहेगा, जैसे हम लोग यहां पर क्या करते हैं, नॉर्मल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 141, जो कि बात करता है दोस्तों क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एंड इससे पहले सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी। तो इस सेक्शन का यदि हम लोग कंप्लीट नेम देखें मालिक, तो इस सेक्शन का कंप्लीट नेम बनता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। क्या बनता है मालिक इस सेक्शन का पूरा पूरा नाम, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 1, 141 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है आपसे क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की, एंड सबसेक्शन नंबर 3 जो है वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की। तो यदि हम लोग क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की बात करें मालिक, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, आईसीआई का मेंबर होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए, इवन दो वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो फर्म भी हो सकता है, फर्म में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर जो है वो इंडिया में क्वालिफाइड होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, और इवन दो एक एलएलपी भी ये लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, भले एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि इवन एलएलपी भी एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हो सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेंगे, उनके अलावा कोई दूसरा पर्सन उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकता है। उसके बाद यदि हम लोग यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो 141 सबसेक्शन 3 में ना केवल ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, इस प्रोविजन के साथ साथ यहां पर रूल नंबर 10 भी एप्लीकेबल होगा, और यहां पर इन्होंने बोला है फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। सबसे पहली इन्होंने बात करी है कि कभी भी एक कंपनी या कभी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी वो कभी भी ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकती है। एक कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी ऐसा पर्सन who is a partner or who is in employment of an office or employee of a company, वो कंपनी का एम्प्लॉय हो। फिर यहां पर मालिक इन्होंने बोला है फोर्थ पॉइंट में, यार मालिक यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन है या उसका रिलेटिव, यहां पर रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख की लिमिट है। तो यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, और ये जो 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख की जो बात है मालिक, इसमें फर्स्ट जो बात बोली इन्होंने कि यार कोई भी हमारे ऑडिटर का रिलेटिव, कोई भी ऑडिटर का रिलेटिव जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की, 1 लाख रुपए से ज्यादा की शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकता है यदि वो उसका कोई रिलेटिव वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो किसी कंपनी में ऑडिटर है। तो मालिक वो 1 लाख रुपए तक की ही मैक्सिमम शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा की वो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को होल्ड नहीं कर सकता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों, कहा गई मेरी 5 लाख की लिमिट, इंडेप्टनेस, और इंडेप्टनेस के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि मालिक अप टू 5 लाख रुपीस तक की इंडेप्टनेस ये लोग रख सकते हैं, उससे ज्यादा की इंडेप्टनेस ये कभी भी नहीं रखेंगे। तो 1 लाख, 5 लाख एंड आगे दोबारा एक और सेक्शन आता है दैट इज अगेन 1 लाख।
तो 1 लाख की क्या है मालिक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये किसी भी तरीके से जो गारंटी देंगे कंपनी के बिहाफ पे या किसी से गारंटी लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो वो भी 1 लाख से ज्यादा की नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये 3 लिमिट ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट फॉर रिलेटिव ओनली, तो इसके रिलेटिव जो है वो 1 लाख रुपए तक की शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं। सेकंड लिमिट जो है वो अप टू 5 लाख रुपए तक की इंडेप्टनेस के बारे में है। एंड थर्ड जो गारंटी वगैरह की बात करी है, वो गारंटी वगैरह के केस में भी नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीस तक रख सकते हैं। यदि एक्सीडिंग 1 लाख, एक्सीडिंग 5 लाख, एक्सीडिंग 1 लाख की लिमिट को आपने क्रॉस किया तो मालिक वहां पर वो ऑडिटर जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा और वो उस पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। आगे इन्होंने बोला है मालिक कि अ पर्सन और फर्म वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या है मालिक उसका उस कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशन है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो मालिक यदि कोई बिजनेस रिलेशन है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो मालिक वो भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऑडिटर के तौर पे उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि यदि आप कोई ट्रांजेक्शन ले रहे हो या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो या कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो मालिक यहां पर ये ट्रांजैक्शन और ये सर्विसेज जो है ना, ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। यदि मार्केट प्राइस पे है तो ओके, और यदि मान लीजिए वो कंपनी कोई एक बेसिक नेसेसिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, एक रूटीन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, और यदि मान लीजिए वो पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए रीजनेबल सम पे करता है, रीजनेबल रेट पे करता है, आर्म्स लेंथ प्राइस पर यदि अमाउंट पे करता है, तो वहां पर वो उसकी सर्विसेज ले सकता है। ठीक है, तो आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि मालिक यदि कोई भी ऐसा कंपनी का पर्सन जो कि जिसका रिलेटिव या मालिक वो खुद उस कंपनी का डायरेक्टर है या उस कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन है, तो वो भी यहां पर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। और यहां पर इन्होंने बोला है मालिक, बेहतरीन तरीके से बोला है। मैं आपको देखो इस पूरे के पूरे प्रोविजन को, सीलिंग लिमिट वाले प्रोविजन को हमारे हैंड रिटन नोट से समझाने की कोशिश करता हूं कि अल्टीमेटली ये किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। यदि हम लोग यहां पर बात करें सेक्शन नंबर 141 की, तो सेक्शन नंबर 141 में यहां पे इन्होंने बोला है, जस्ट अ मिनट, ये रहा डिस्क्वालिफिकेशन। और देखो यहां पे बोला है कि केस नंबर 1, एक इंडिविजुअल कितनी कंपनी में ऑडिटर हो सकता है, तो यहां पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 20। इन 20 की लिमिट में उन सारी कंपनीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। किन किन कंपनीज को इंक्लूड नहीं करेंगे दोस्तों, यदि वो किसी सेक्शन 8 कंपनी में ऑडिटर है, स्मॉल कंपनी में ऑडिटर है, ओपीसी में ऑडिटर है, किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहा है जिसकी पेड शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए से कम है, तो मालिक जब भी हम लोग 20 कंपनियों की काउंटिंग करेंगे, उन काउंटिंग में से इन 4 टाइप की कंपनीज को हम लोग बाहर निकाल देंगे। मतलब इन 4 कंपनियों को छोड़ के हम लोग 20 कंपनी की काउंटिंग करेंगे और देखेंगे हमारा मिस्टर राजू किन किन कंपनियों में ऑडिटर है। अब देखो ना क्या हुआ, आपको पता है, राजू, छोटू और सोनू ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका नाम रखा आरसीएस एंड एसोसिएट। ये मैक्सिमम कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, ये 20 पर ऑडिट पर पर्सन। तो भाई राजू के 20, उसके बाद में छोटू के 20, उसके बाद सोनू के 20, टोटल कितनी कंपनीज के ऑडिट कर सकते हैं, 60 कंपनी के ऑडिट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन। आपको इसमें इन 4 कंपनियों के ऑडिट को काउंट नहीं करना है कभी भी। दैट इज सेक्शन 8 कंपनी, दैट इज स्मॉल कंपनी, दैट इज 1 पर्सन कंपनी, एंड एक हो गया आपकी एसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड शेयर कैपिटल अप टू 100 करोड़ रुपीस की है या 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं है, उन कंपनीज को यहां पर आपको काउंट नहीं करना है। तो अब देखो हुआ क्या, आपको पता है क्या मालिक, हमारा ये जो मिस्टर राजू है ना, ये ऑलरेडी 12 कंपनी में ऑडिटर था। तो अब राजू के पास 20 की लिमिट थी, 20 में से वो 12 में ऑलरेडी ऑडिटर है। तो मालिक अब यहां पर क्या होगा, वो मैक्सिमम 8 कंपनी का ही ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस फर्म के पास अब टोटली कितनी कंपनियों के ऑडिट होंगे, 48 कंपनी के ऑडिट ही होंगे। 48 कंपनी के ही ऑडिट ये क्या कर सकते हैं, यहां पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मालिक यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि मैक्सिमम अब यहां पर पर्सन 20 की लिमिट होती है। और यदि किसी पर्सन ने या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से यदि किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करके रखा हुआ है और वो फर्म में भी पार्टनर है, तो मालिक उस केस में वो फर्म में उतनी ही कंपनियों का ऑडिट कर पाएगा जितनी उसके 20 के अलावा रिमेनिंग लिमिट है। तो यहां पर मालिक ये बेहतरीन तरीके से डिस्कशन किया गया है कि इन कंपनीज के ऑडिट कर सकता है और इतनी ही कंपनी के ऑडिट कर सकता है। यहां पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देके रखे हुए, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको करके जाना है बिकॉज डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन का पार्ट बनेंगे।
उसके बाद वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर, इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्ड एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, तो मालिक उसको अपनी पोस्ट जो है वो क्या करनी पड़ेगी, वेकेट करनी पड़ेगी, उसको अपना पद जो है वो वेकेट करना पड़ेगा, और ये माना जाएगा मालिक की कंपनी के यहां पर क्या राइज हो गई है, कैजुअल वैकेंसी। फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? तो देखो ना मालिक, मेरे पास में यहां पर कितना बेहतरीन तरीका है इस रेम्यूनरेशन वाले क्वेश्चन को आंसर करने का। हु विल डिसाइड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर? तो देखो ना, मैंने आपको क्या बोला था पता है, जो पर्टिकुलर अथॉरिटी यहां पर अपॉइंट करती है वही पर्टिकुलर अथॉरिटी यहां पर क्या करती है, रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है। से फॉर एग्जांपल मिस्टर राज एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है भाई, सीओपी होल्ड करता है, अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ गुमनाम लिमिटेड, 3 लाख रुपए पर एनम पे उसको ऑडिटर अपॉइंट किया, ठीक है। और जब ऑडिटर अपॉइंट किया ना, तो उसके पास ऑडिट फीस के नाम पे कितने रुपए आने चाहिए अकाउंट में, 3 लाख रुपए आने चाहिए। अब यदि मान लीजिए कंपनी ने उसको 2 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए के अदर एक्सपेंसेस कर दिए, तो जो अदर एक्सपेंसेस भी किया है वो अदर एक्सपेंसेस भी किसका पार्ट माना जाएगा, वो अदर एक्सपेंसेस भी उसकी ऑडिट रेम्यूनरेशन का ही पार्ट माना जाएगा। मतलब आपने उसको जो नॉन कैश बेनिफिट दिए हैं, आपने जो उसको हॉस्पिटैलिटी में पैसा खर्च किया है, वो हॉस्पिटैलिटी का पैसा भी इसके सैलरी का पार्ट माना जाएगा, मतलब रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा। तो मालिक दिस इज योर सेक्शन नंबर 142, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। और इस रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर में ये चीज ध्यान रखना कि जितना मॉनिटरी अमाउंट आपने पे किया है वो तो उसके रेम्यूनरेशन का पार्ट है ही है, उसके अलावा आपने उसको जो हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज दिए, जो फैसिलिटीज दिए, वो भी ऑडिट रेम्यूनरेशन का ही पार्ट माना जाती है, वो ऑडिटर रेम्यूनरेशन से अलग नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 143। एक बड़ा सेक्शन है, एक बेहतरीन सेक्शन है। इस सेक्शन नंबर 143 के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। एंड सेक्शन नंबर 143 जो होता है वो बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे 133 में हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा था, वैसे 143 में हम लोग, जैसे 133 में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा था, वैसे 143 में हम लोग यहां पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड बात करेंगे। नाउ सेक्शन नंबर 143 है, वो बोलता है मालिक कि एक ऑडिटर के पास पावर है, किस चीज की पावर है, कि वो इंक्वायरी कर सकता है जो भी कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, क्या उसको वो एज एन डिपॉजिट शो करती है या नहीं करती है, क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है, क्या वो एक फिक्स टर्म के लिए दिए गए हैं या नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर हो। ये यहां पर इसको वेरीफाई करने का राइट है यार। यहां पर ऑडिटर को देखना है कि क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई मेयर बुक एंट्रीज तो पास नहीं की है, और मेयर बुक एंट्रीज का मतलब होता है ओनली एडजस्टमेंट इन बुक्स एंड नो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। एक्चुअल में कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, केवल और केवल आपने क्या किया है, मेयर बुक एडजस्टमेंट कर लिया। तो यदि कोई ऐसा मेयर बुक एडजस्टमेंट किया है तो आपको उसको यहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखना है कि जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किए, क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पर्सनल एक्सपेंसेस यहां पर कंपनी के खातों में डेबिट तो नहीं कर दिए, कंपनी का एक्सपेंस तो नहीं मान लिया। क्या मालिक ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई ऐसा काम किया है कि शेयर अलॉटेड इन कैश, और यदि ऐसा हुआ है तो इन सारे के सारे ट्रांजेक्शंस का इनको ध्यान से चेकिंग करनी पड़ेगी, ड्यान से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो बड़े सेंसिटिव नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या मालिक ऑडिटर को यह भी चेक करना है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या उसकी एसेट्स या शेयर्स उस प्राइस पे सेल किए हैं जो प्राइस उसकी कॉस्ट से भी कम है या परचेज प्राइस से भी कम है, सब्जेक्ट टू कंपनी, सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है रिपोर्ट टू मेंबर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। क्या कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते हैं, इसके ऊपर ऑडिटर यहां पर क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा। किसको देगा, टुवर्ड्स मेंबर। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 जो है वो प्रिंसिपल असर्शन की बात करता है, और प्रिंसिपल असर्शन में यहां पर मैंने इस पूरे के पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो है मालिक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन। तो यहां पर मालिक वेरीफाई करना है और यहां पर रिपोर्ट करना है, दोनों में फर्क है। देखो मैंने कितना सिंप्लीफाइड कर दिया यहां पर, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मालिक क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो बेसिक प्रोविजन है, जो जो इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी गई थी, क्या वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई है या नहीं आई है, इसके ऊपर यहां पर ऑडिटर को क्या करना है दोस्तों, रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट। उसके बाद में ब्रांच ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उस ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को चेक करना है, जो कि 143 सबसेक्शन 8 में बनती है कि क्या ब्रांच ऑडिटर ने अपनी सारी की सारी रिपोर्ट एक प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करी है या नहीं करी है।
उसके बाद में यदि कंपनी का कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हुआ है या नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इस चीज को भी चेक करना है। और अदर इंपॉर्टेंट मैटर, वो अदर इंपॉर्टेंट मैटर भी यहां पर क्या करेगा, वो मेंशन करेगा। ठीक है, तो यहां पर वेरीफाई करना है, चेक करना है। नाउ यहां पर वो रिपोर्ट करेगा, और किससे रिलेटेड रिपोर्ट करेगा वो, कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हुई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, इसके ऊपर रिपोर्ट करेगा। वो रिपोर्ट करेगा कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट कमेंट थे जिससे कि कंपनी के बिजनेस एंटिटी पे एडवर्स इंपैक्ट आ रहा था, वो उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट देगा। आगे इन्होंने बोला है कि यदि कोई एडवर्स रिमार्क है या कोई क्वालिफिकेशन है, तो वो एडवर्स रिमार्क और क्वालिफिकेशन को भी यहां पर मेंशन करेगा। और मालिक ड्यूरिंग द ईयर वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर रिपोर्टिंग करेगा कि कंपनी ने आईएफसी, दैट इज इंटरिम या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को स्टेब्लिश किया है या नहीं किया है। क्या वो जो उसका इंटरिम फाइनेंशियल कंट्रोल है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव है या नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 4 जो है वो बात करता है स्टेट रीजन विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज स्टेट द रीजन इफ एनी मैटर्स आंसर नेगेटिवली। यदि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई पर्टिकुलर मैटर पे नेगेटिव कमेंट दिया है या नेगेटिव आंसर किया है मालिक, तो यहां पर कंपनी का ऑडिटर जो है वो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 4 में क्या करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 5, 6 और 7 जो है वो गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली ये ऑडिट जो है ना वो C&AG के थ्रू गवर्नमेंट कंपनी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम लोग यहां पर बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 5 की, जिसमें बात होती है डिस्क्रिशन बाय C&AG, या डिस्क्रिशन नहीं भाई, डायरेक्शन बाय C&AG। C&AG यहां पर ना डायरेक्शन दे सकता है, एक्शन प्लान दे सकता है, और उस डायरेक्शन और एक्शन प्लान के क्या इंपैक्ट होंगे उसके बारे में हम लोग यहां पर बातें कर सकते हैं। फिर मालिक नेक्स्ट बात यदि हम लोग करें तो इट इज अबाउट सप्लीमेंट्री ऑडिट, और सप्लीमेंट्री ऑडिट से रिलेटेड यहां पर काफी सारे प्रोविजन जो है वो मेंशन किए गए हैं। उसके बाद में सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 7 जो है वो टेस्ट ऑडिट से रिलेटेड बात करता है। तो इन सारी बातों को हम लोग यहां पर 1-on-1 बेसिस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप यहां पर देखिए कि गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ऑन एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अब यहां पर क्या होगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट कब होता है, विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट, कमेंट और सप्लीमेंट ऑन ऑडिट रिपोर्ट एज पर सेक्शन नंबर 136। और 136 का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये सारी की सारी रिपोर्ट किसको देनी है, आपको कंपनी के शेयर होल्डर को बिफोर एजीएम। और टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय एन ऑर्डर कॉज टेस्ट ऑडिट ऑफ अकाउंट्स विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर, वो टेस्ट ऑडिट भी क्या कर सकती है, यहां पर कंडक्ट कर सकती है। सप्लीमेंट्री ऑडिट का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक बार ऑडिट हो चुका है, लेकिन C&AG उस ऑडिटर की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो चूंकि C&AG उस ऑडिटर की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो यहां पर विद इन 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक और ऑडिट का ऑर्डर पास करेगा। और उस एक और ऑडिट के ऑर्डर और एक ऑडिट के ऑर्डर को हम लोग यहां पर कौन सा ऑडिट बोलते हैं, उस ऑडिट को हम लोग यहां पर बोलते हैं C&AG द्वारा कंडक्ट किया गया सप्लीमेंट्री ऑडिट विच इज कंडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 6। तो दोस्तों चलते चलो चलते चलो चलते चलो, चलती का नाम ही गाड़ी है। जब तक हमारी गाड़ी चल रही है मालिक, तब तक बिल्कुल ओवरलोडेड चलने दो मालिक। सेक्शन नंबर 148, 143 सबसेक्शन 8, नॉट 148, ठीक है। और थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम आएगा, बट मालिक प्लीज आप देख लेना, अदरवाइज आप बोलो तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। बोले हाँ सर, इसकी जिंदगी में थोड़ी सी कलर की कमी है, आप इसको अतरंगी बनाने गए थे, लेकिन सर इसकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल सतरंगियों की तरह है। सो ये अतरंगी बनने का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। और लो मालिक, आपके बोलने पे मैंने इसकी जिंदगी में सफेदी ला दी। ब्रांच ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजन है। अब मेरे 3-4 छोटे छोटे सवाल जवाब है। सबसे पहला, हु कैन बी एन ऑडिटर, कौन हो सकता है यहां पर ऑडिटर, हु कैन बी एन ऑडिटर, कौन सा ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर। तो देखो ना जनरल रूल क्या है, कंपनीज ऑडिटर और सच अदर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब या तो कंपनी का ऑडिटर ही ब्रांच ऑडिटर होता है, या फिर वो कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, वो जो एलिजिबिलिटी रखता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर किसको अपॉइंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन को उस ब्रांच का ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। और सिंपल सी बात है मालिक, जिस इंसान के अंदर योग्यता होती है कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होने की, उसी को हम लोग यहां पर ब्रांच का ऑडिटर भी अपॉइंट कर देंगे।
यहां पे इन्होंने क्या बोला, इफ ब्रांच आउटसाइड इंडिया देन अ पर्सन क्वालिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री, तो उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन एलिजिबल होगा उसको हम लोग वहां पर ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। ड्यूटीज एंड पावर्स सेम है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 टू 143 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 जो कि रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के बारे में बात करता है। और रिपोर्ट किसको सेंड करेगा, ये कंपनी के ऑडिटर को रिपोर्ट सेंड करेगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 9, एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नफरा ने इन द प्रायर कंसल्टेशन या विद द कंसल्टेशन ऑफ आईसीएआई जो इशू किए हैं, वो सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को यहां पर क्या करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 10 जो कि बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग व्हिच इज रिकमेंडेड बाय आईसीएआई। तो देखो ना, यहां पर नफरा के साथ मिलकर वो फॉलो करेगा, चेक करेगा, इशू करेगा, और अल्टीमेटली हमारे इंडिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंड नाउ मालिक यहां पर एक सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11 कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन करेगी नफरा से विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर। तो मालिक अब नफरा जो है वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी बन चुकी है जो कि हर एक मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि सीए इंस्टीट्यूट की राहों में जो रोड़ा बनी है, सीए इंस्टीट्यूट की राहों में जो बाधा के तौर पे क्रिएट की गई एक अथॉरिटी है वो है नफरा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एंड पर्सनली आई वांट इस सेक्शन को पढ़ने से पहले 1 मिनट का आप ब्रेक ले लो, पूरे 1 मिनट का ब्रेक ले लो और लंबी गहरी सांस लो। 1 मिनट का ब्रेक लेके लंबी गहरी सांस लो। हाँ, मैं भी यही हूं आप लोगों के सामने। यस मालिक, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 और 143 सबसेक्शन 12 जो है ना वो केवल और केवल एक इंडिविजुअल सेक्शन 143 का सबसेक्शन नंबर 12 नहीं है, यहां पर आपको उसके साथ पढ़ना पड़ेगा रूल नंबर 13 भी। ठीक है, और रूल नंबर 13 किस केस में एप्लीकेबल होगा, जब आपका अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो है, आपका अमाउंट ऑफ फ्रॉड जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मैं पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आ जाता हूं, दैट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12। 143 सबसेक्शन 12 ये कौन सा है, ये 143 है और यहां पे आया है 143। हाँ जी मालिक, यहां पे मेरा सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 12, और ये जो 143 सब सेक्शन 12 जो है ना मालिक, वो यहां से स्टार्ट होता है और चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते ही जाता है, और यहां तक मेरा पूरा की पूरा सेक्शन नंबर 143 है। नाउ मालिक, इस पूरे के पूरे सेक्शन नंबर 143 की एक सुपर समरी मेरे पास में यहां पर बनी हुई है, एंड दिस इज अबाउट व्हाट, हु कैन रिपोर्ट। सबसे पहले यहां पर बोला है ऑडिटर वाइल परफॉर्मिंग इज ड्यूटी हैज रीजन टू बिलीव कि कंपनी के अंदर क्या हुआ है मालिक, फ्रॉड हुआ है। और वो जो फ्रॉड हुआ है ना, इफ अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़, तो मालिक यहां पर वो ना नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल और केवल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को ही रिपोर्ट कर देगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है 1 करोड़ रुपया उससे ज्यादा, तो एज पर रूल नंबर 13 उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी यहां पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और यदि वहां पर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को भी रिपोर्ट करेगा। और इन 2 डेज फ्रॉम दी कमेंसमेंट ऑफ द फ्रॉड, या जब से उसकी नॉलेज में यह बात आई, यहां पर वो क्या करेगा पता है, रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड यहां पर ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 45 डेज के अंदर। यदि 45 डेज के अंदर सिचुएशन नंबर 1 इफ ही गेट्स रिप्लाई देन विद इन 15 डेज फॉरवर्ड इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जैसे ही मिला उसके बाद ऑडिटर इस रिपोर्ट को, रिपोर्ट के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी के रिप्लाई को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15 दिनों में फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन सिचुएशन नंबर 2 मालिक, जिंदगी बड़ी बदतर हो गई है, कोई रिप्लाई नहीं किया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी ने, तो मालिक ये क्या करेगा आपको पता है, जैसे ही 45 डेज खत्म होंगे तुरंत ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि मालिक सुनो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया,
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी ने हमको किसी भी तरीके से यहां पर कोई भी रिप्लाई नहीं किया, जो कि मालिक इनको करना चाहिए था। बहुत बड़ा लफड़ा किया है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और यहां पर जो रिपोर्टिंग का जो कंटेंट होगा वो यहां पर बताएगा कि नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देगा, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट ऑफ फ्रॉड बताएगा, कहां कौन सी प्रैक्टिस इन्वॉल्व थी ये बताएगा। फिर उसके बाद इस फ्रॉड को रिमूव करने के लिए कंपनी ने क्या क्या एक्शन प्लान लिए, कंपनी कैसे रिस्पॉन्स करेगी इस फ्रॉड को, उसके बारे में विल डिस्क्लोज इन, कंपनी का एक्शन कंपनी को करना पड़ेगा, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन बोर्ड रिपोर्ट, ऑल दी पॉइंट्स एंड फैक्ट्स के साथ में। एंड जो भी इसके लिए रेमेडियल एक्शन है, वो रेमेडियल एक्शन इन्होंने क्या क्या लिए, उन सारी की सारी रेमेडियल एक्शंस को भी वो यहां पर मेंशन करेंगे। और मैनर ऑफ रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जब ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा तो वो किस तरीके से और कैसे रिपोर्ट करेगा मालिक, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कि यहां पर फॉर्म नंबर एडीटी 4 लगेगा, दिस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और सेंड टू सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, अपने लेटर हेड पर देगा, विद पोस्टल एड्रेस, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखेगा, सिग्नेचर एंड सील करेगा इस प्रॉपर एनवेलप को, और ऑडिटर जो है विद मेंबरशिप नंबर, अपनी मेंबरशिप नंबर के साथ में इसको पोस्ट करेगा। पोस्ट कैसे करेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकता है, स्पीड पोस्ट कर सकता है, और ईमेल कंफर्मेशन भी कर सकता है। पेनल्टी में अभी अमेंडमेंट हुआ है, ये वाली पेनल्टी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दी कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब जो कॉस्ट ऑडिटर होता है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, जो सेक्रेटरियल ऑडिटर होते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जब कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करता है तो वहां पर भी उसके नॉलेज में यदि कोई फ्रॉड आता है तो उसको फ्रॉड की रिपोर्टिंग इसी पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग करना है। और जब कोई सेक्रेटरियल ऑडिटर कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट करता है और यदि उसकी नॉलेज में भी कोई फ्रॉड या कुछ आती है तो मालिक वो भी रिपोर्टिंग यहां पर इसी तरीके से करेगा। और ऑडिटर इज नॉट गिल्टी, यदि मान लीजिए ऑडिटर ने बोनाफाइड इंटेंशन से काम किया था और बोनाफाइड इंटेंशन से काम करने के बाद भी वो फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो उस केस में मेरा ऑडिटर भाई विल नॉट हेल्ड लाइबल, वो यहां पर लाइबल नहीं होगा मालिक। उसके बाद एक बेहतरीन सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 144, और जो सेक्शन नंबर 144 होता है वो बात करता है मालिक सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, ये एक अमेंडमेंट है, पेनल्टी में अमेंडमेंट है, आपको ये अमेंडेड पेनल्टी पढ़ के जाना है। और ये पेनल्टी का अमाउंट देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ अदर कंपनी, मतलब यहां पर जो अमेंडमेंट है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, फाइन जो है वो 5 लाख रुपए का है। तो लिस्टेड कंपनी के केस में फाइन 5 लाख का, और अदर देन लिस्टेड कंपनी की बात है तो वहां पर 1 लाख रुपए का फाइन होगा, चाहे वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, चाहे वो कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर हो, या चाहे कंपनी का वो कंपनी सेक्रेटरी, मतलब मान लीजिए वो सेक्रेटरियल ऑडिटर हो। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो यहां पर सेक्शन नंबर 144 होता है, और सेक्शन नंबर 144 बोलता है मालिक कि सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय ऑडिटर, मतलब जब वो ऑडिटर है तो वो ये 9 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जब वो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो वो ये 9 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। इन 9 टाइप के अलावा यदि वो कोई दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है तो वो वहां पर एक्स्ट्रा एडिशनल रेम्यूनरेशन ले सकता है, और वो रेम्यूनरेशन उसके एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रेम्यूनरेशन में काउंट नहीं होगा, वो उसका एक सेपरेट रेम्यूनरेशन माना जाएगा क्योंकि उसने एडिशनल सर्विसेज दिए। पर इन 9 टाइप के सर्विसेज को छोड़कर वो कोई दूसरी सर्विसेज देगा तो वो एलिजिबल है। यदि वो इन 9 टाइप के लिए कोई सर्विसेज दे रहा है या इन 9 टाइप की सर्विसेज दे रहा है तो वो ऐसी सर्विसेज कभी भी नहीं दे सकता है। या तो ये सर्विसेज दे दो या कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हो जाओ, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। उसके बाद यदि हम लोग बात करें मालिक सेक्शन नंबर 145, एक बड़ा सिंपल सा सेक्शन है कि मालिक ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर ने जो भी ऑडिट किया है, जिस भी एंटिटी का ऑडिट किया है मालिक, तो यदि वो सोल प्रोप्राइटर है तो वो खुद साइन करेगा, और यदि मान लीजिए वो फर्म या एलएलपी है तो वहां पर वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस है वो यहां पर साइन करके क्या करेगा मालिक, कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट डिलीवर्ड करेगा। और मालिक ये जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, इस ऑडिट रिपोर्ट में वो अपनी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट जो है, और जो भी फाइनेंशियल मैटर पे जो भी उसके ट्रांजैक्शंस हुए कंपनी के, उन सबको हाईलाइट करेगा, और एनुअल जनरल मीटिंग में इवन दो उसको प्रेजेंट करने के लिए भी बोलेगा। और बस इन सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगी, यहां पर सिग्नेचर करनी पड़ेगी। और इवन दो कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन के तौर पर इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक सेक्शन आता है मालिक ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, एंड सेक्शन नंबर 146 जो होता है वो बात करता है दोस्तों यहां पर कि कंपनी का ऑडिटर का राइट होता है कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है।
सारे नोटिसेस एंड अदर कम्युनिकेशन एट जनरल मीटिंग में जो होने वाले हैं वो ऑडिटर को फॉरवर्ड करना है, और ऑडिटर वहां पर या तो मीटिंग खुद अटेंड करेगा या अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, जो कि एलिजिबल है किसी भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए, जो कि एलिजिबल है किसी भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एज एन लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो उस जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है। एंड मालिक वहां पर ऑडिटर के पास पूरा की पूरा राइट है टू बी हर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ बिजनेस विच कंसर्न हिम एज एन ऑडिटर। वो जिस पे अपनी रिपोर्ट दे चुका है या जिसका उसने ऑडिट किया है उन सब मैटर को वहां पर सुनने के लिए राइट रखता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों सेक्शन नंबर 147, और सेक्शन नंबर 147 जो है वो बात करता है दोस्तों पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, और यहां पर सेक्शन नंबर 1 मतलब सेक्शन सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 147 में पेनल्टी ऑन कंपनी है, फिर पेनल्टी ऑन ऑफिसर है, फिर पेनल्टी ऑन ऑडिटर है सबसेक्शन नंबर 2 एंड 3 में, एंड देन उसके बाद में मालिक यहां पर लाइबिलिटी ऑफ ऑडिट फर्म, मतलब यहां पर ऑडिट फर्म को भी नहीं छोड़ा है और डायरेक्टली इनके ऊपर सेक्शन नंबर 447 की प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड नाउ मालिक यदि हम लोग यहां पर बात करें दैट इज सेक्शन नंबर 148, तो सेक्शन नंबर 148 हमारा बहुत बेहतरीन शानदार जानदार और ईमानदार सेक्शन है जो कि बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाइड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। मतलब मालिक ऐसी कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है और वहां पर उनको पर यूनिट कॉस्टिंग कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो मालिक यहां पर ये ऑडिट कंडक्ट करवाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि उन एंटिटीज के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल करवा सकते हैं। तो देखो इसके प्रोविजन को हम लोग यहां पर देखते हैं कि सेक्शन नंबर 148 का जो प्रोविजन है वो किस तरीके से हमारे लिए यहां पर वर्क करने वाला है। यदि हम लोग सेक्शन नंबर 148 के प्रोविजंस को देखें, आई थिंक सो ये प्रोविजन हमको ऊपर मिलेगा, सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेता हूं मैं ये प्रोविजन, सेक्शन नंबर 148। हाँ तो देखो ना, ये कॉस्ट ऑडिट बोले कंपनी 3 टाइप की होती है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है और प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है मालिक। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, ये तो फर्स्ट ऑडिटर की बात हो गई, हम लोगों को कॉस्ट ऑडिटर वाला प्रोविजन लाना था। ये रहा कॉस्ट ऑडिट जो होगा वो कास्ट के अकॉर्डिंग होगा, और कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिट जो परफॉर्म करेगा वो जनरली CWA दैट इज कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस परफॉर्म करता है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और वो किसके अकॉर्डिंग करेगा? जैसे कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वहां पर उसको फॉलो करने पड़ते हैं एसएस। और मालिक जब कोई कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट होगा तो वहां पर उसको फॉलो करने पड़ेंगे कास, वहां पर उसको क्या फॉलो करने पड़ेंगे? कास। और कास का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहां पर देखिए मालिक क्या बोलता है, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ ICWI होगा, और कॉस्ट ऑडिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा। रिपोर्ट जो है वो किसको दी जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एंड विद इन 30 डेज ऑफ कंपनी, मतलब विद इन 30 डेज, जिस दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉस्ट ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी है उससे 30 डेज के अंदर अंदर ये कंपनी जो है ये रिपोर्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब मैनर। दिस इज द प्रोविजन अबाउट दी सेक्शन नंबर 148, और आपको ये सेक्शन अच्छे से पढ़ के चले जाना है। एंड यहाँ पर आपको पूरी की पूरी समरी दी हुई है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं। इट इज एडवाइजेबल कि इन सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और बहुत बेहतरीन बढ़िया बढ़िया से रिवीजन के लिए टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड गाइस। और प्लीज रिवीजन का मतलब ये नहीं कि इस लेक्चर को सुन लेना, इस लेक्चर को सुनने के साथ साथ आपको पूरा की पूरा जो भी आपका स्टडी मटेरियल जहां से आप लोगों ने पढ़े हैं नोट से, उससे आपको पढ़ना है। एंड पढ़ने के बाद में ये जितने भी एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल के साथ साथ ये स्टडी मटेरियल के पीछे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके रखे हुए, आपको ये क्वेश्चन जरूर से करना है क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड गाइस, बाय बाय।